हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसमें बोला गया कि भारत का शेक्सपियर जो है वे किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो शेक्सपियर है वे कालिदास जी को कहा जाता है और ये गुप्तकालीन कवि थे, ये आपने याद रखना है। तो भारत का जो शेक्सपियर है ये कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये गुप्तकालीन कवि थे। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान और कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार के 9 रत्न थे। अब 9 रत्न थे, अब उन 9 रत्नों का आपको नाम पता होना चाहिए। कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बैताल, भट्ट, खटकपर, बारामिहिर और वरुरुचि जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये 9 रत्न थे। कालिदास भी उन्हीं के दरबार के कवि थे, ये भी आपने याद रखना है। इन्हें भारत का शेक्सपियर जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राओं यानी कि सिल्वर कॉइन्स का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों और कलाकारों को जो था वो आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में नौ रत्न थे जिनके बारे में हमने बात कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी जो प्रथम राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वे चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राचीन राजवंशों को सही काल में क्रमबद्ध कीजिए। तो ये जो आंसर है आपका सही क्रम वाइज है। जैसे सबसे पहले नंद वंश आया था, नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश और कुषाण के बाद गुप्त वंश आया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाहियान कौन था। तो फाहियान जो आपको पता है, फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था, ये आपने याद रखना है। फाहियान जो था वो चीनी यात्री था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ये आपने याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो था वो भारत यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के जो थे वो किस धातु के थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के जो थे वो स्वर्ण धातु के थे, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुप्त काल में उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो गुप्त काल में उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और नालंदा जो है वो बिहार में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुप्त वंश का पतन जो था वो किसके द्वारा हुआ था। तो गुप्त वंश का जो पतन था वे हूणों द्वारा हुआ था। कब हुआ था, ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये हरिशेन ने की थी, आपने याद रखना है। समुद्रगुप्त के हरिशेन कवि ने, दरबारी कवि था ये, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो था वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये आपने याद रखना है। और आया कब था, 399।
399 से लेकर 412 AD तक ये भारत में की यात्रा पर था, ये आपने याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का जो नेपोलियन था वे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रामाणिक सामग्री जो थी वो प्रयाग प्रशस्ति थी के रूप में उपलब्ध है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त वंश का पहला महान योद्धा और कुशल सेनापति था, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और उन्हें ये नाम जो था वो विसेंट स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था, जो कविराज के नाम से कविता लिखता था। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था, ये आपने याद रखना है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये जो नाम था ये विसेंट स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त जो था वो एक उच्च कोटि का कवि भी था, जो कविराज के नाम से कविता जो था वो लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त काल का शासन कब से कब तक था? तो गुप्त काल का जो शासन था वो वे आपका 319 से 570 AD तक था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धनवंतरी, आर्यभट्ट, बारामिहिर और कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे, ये आपने याद रखना है। नवरत्न व नवरत्न कौन कौन थे ये आपको नाम भी पता होना चाहिए। कालिदास, धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, खटकरपर, बारामिहिर और बरूची जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कालिदास किस राजा के दरबार के महान संस्कृत कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के महान संस्कृत कवि थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त काल के बाद भारत में किसका आयात अधिक होने लगा था? तो गुप्त काल के बाद भारत में घोड़ों का जो आयात था वे अधिक होने लगा था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं अंतिम शासक जो था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वे विष्णुगुप्त था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वे कौन था? वे विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त जो था वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, ये आपने याद रखना है। 570 ईस्वी में गुप्त वंश का जो था वो पतन हो गया था। उसी तरह स्कंदगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वे कौन था? वे स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, ये भी आपने याद रखना है। हूण जो थे वो बर्बर योद्धा थे, जो मध्य एशिया के खानाबदोश लोग थे। स्कंदगुप्त ने अत्याचारी हूणों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, अपितु आर्य सभ्यता और संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया था। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने आधिकारिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हेनसांग जो था वो किस शासक के काल में भारत आया था? तो हेनसांग जो था वो सीयू की पुस्तक लिखी थी, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वे कौन थे? वे हर्षवर्धन ही था, ये भी आपने याद रखना है। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक था वे हर्षवर्धन था। उसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के जो नाटक थे वे नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका जो हो गया, ये हर्ष के नाटक थे। और हर्ष के दरबारी बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह
उसी तरह आपने याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के नर्मदा तट पर चालुक्य शासक से पराजित होने का उल्लेख जो है वो भी मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वे कन्नौज में स्थित थी, ये आपने याद रखना है। उसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संस्कृत नाटक रत्नावली का लेखक कौन था? तो संस्कृत नाटक रत्नावली का जो लेखक था वे कौन था? वे हर्षवर्धन था, ये आपने याद रखना है। और कौन कौन से नाटक लिखे थे हर्ष ने? नागनंद, ये आपने याद रखना है। नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, ये जो थे वो हर्ष के नाटक थे, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा था? तो हेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा था, ये आपने याद रखना है। चीनी यात्री हेनसांग किस वर्ष भारत आया था? ये 629 BC में भारत आया था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में और कौन से पूछ सकते हैं, जैसे प्रियदर्शिका जो है वो किसकी कृति है? तो प्रियदर्शिका जो है वो हर्ष की कृति है। हर्ष के शासन के दौरान किस विश्वविद्यालय की उन्नति हुई थी? तो तक्षशिला, ये आपने याद रखना है। प्राचीन भारत के किस राजा ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 नाटक लिखे थे? तो ये हर्षवर्धन ने ही लिखे थे, ये भी आपने याद रखना है। तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना थी वो हर्षवर्धन ने की थी। कब की थी? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उसका शासन था। उसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, शंकर जो 8वीं सदी में हुए ने वेदांत के कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने अद्वैतवाद, ये आपने याद रखना है, अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये आपने याद रखना है। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये भारतीय दर्शन से रिलेटेड हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि आदि शंकराचार्य का जन्म जो था वो भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म था वह भारत के केरल राज्य में हुआ था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय परंपरा वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? तो वसुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है वह सारा विश्व एक ही परिवार है, ये आपने याद रखना है। वसुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ है वह सारा विश्व एक ही परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द रिचुअल ऑफ ब्रिंगिंग आउट न्यूली बोर्न चाइल्ड 4 months आफ्टर हिज बर्थ ऑफ सूर्य दर्शन इज नोन एज, तो उसे निष्क्रमण कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, 4 आश्रमों में सबसे बाद में कौन सा आश्रम आता है? तो 4 आश्रमों में सबसे बाद जो आश्रम आता है वह आपका संन्यास आश्रम आता है, चौथा है, ये आपने याद रखना है। आश्रम के बारे में बात करते हैं, मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत तथा नियमित करने के लिए ही प्राचीन काल में आश्रमों की व्यवस्था जो थी वो की गई थी। मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम का जो काल था वे 25 वर्ष निर्धारित किया गया था। आश्रमों की जो संख्या थी वे 4 थी। अब ये 4 कौन कौन थी? पहला था आपका ब्रह्मचार्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम था, तीसरा जो था वो आपका वानप्रस्थ आश्रम था, और चौथा जो था वो संन्यास आश्रम था, ये आपने याद रखना है। तो 4 आश्रमों में सबसे बाद में किसका कौन सा आश्रम आता है? तो वो संन्यास आश्रम आता है। पहले पे कौन आता है? ब्रह्मचार्य आश्रम आता है, दूसरे पे गृहस्थ आश्रम आता है, तीसरे पे वानप्रस्थ आश्रम आता है, और चौथे पे संन्यास आश्रम आता है। उसी तरह ऋण, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋण की संख्या कितनी थी, तो ऋण की जो संख्या थी वे 3 थी। कौन कौन सी? पितृ ऋण हो गया, कृषि ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, और देव ऋण हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों का जो सही क्रम है वे क्या क्या है? तो भी आपको पता है, पहले पे आ गया ब्रह्मचार्य, दूसरे पे गृहस्थ, तीसरे पे वानप्रस्थ, और चौथे पे संन्यास, ये आपने याद रखना है। आपको पता है मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम का जो था वो 25 काल जो था वो 25 वर्ष निर्धारित किया गया था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? तो गृहस्थ आश्रम को, ये आपने याद रखना है, गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑन विच डेट ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर इन अ लीप ईयर डज द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र ऑफ द शाका कैलेंडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 21 मार्च है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शक संवत से विक्रम संवत कितने वर्ष पुराना है? तो ये 135 वर्ष पुराना है। अगला है चैत्र धर्म का प्रथम दिन कौन सा होता है? तो चैत्र माह का जो प्रथम दिन होता है वह आपका 22 मार्च होता है। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है। तो विदेशी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरब आक्रमण के बारे में, जिसे पहला मुस्लिम आक्रमण भी कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ये आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था और जिसने सिंध व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक जो था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तुवीन ने किया था। ये आपने याद रखना है। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वे कौन था? वे मोहम्मद बिन कासिम था। उसने कब आक्रमण किया था भारत पर? तो वो 712 ईस्वी में किया था और ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से लेकर 1027 के बीच 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच उसने 17 आक्रमण किए थे। उसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को वह हिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में लड़ी गई थी उसमें पराजित किया था। वह हिंद की दूसरी लड़ाई 1008 ईस्वी में उसने हिंदू शाही वंश के आनंदपाल को हराया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह 1025 में उसका सोमनाथ के शिव मंदिर पर जो आक्रमण था भी सबसे प्रसिद्ध था। सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात स्टेट में है, भगवान शिव को समर्पित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। तो ये आपने याद रखना है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? कुल उसने 17 आक्रमण किए थे। कब से कब लेके किए थे? उसने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच उसने 17 आक्रमण किए थे और उसने बेहिंद की जो प्रथम लड़ाई में जयपाल को पराजित किया था। बेहिंद की पहली लड़ाई 1001 ईस्वी में लड़ी गई थी। बेहिंद की दूसरी लड़ाई 1008 ईस्वी में लड़ी गई थी, उसने आनंदपाल को हराया था। और सोमनाथ मंदिर पर जो उसने आक्रमण किया था वो 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ये आपने याद रखना है। मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन सी? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की जो उसमें हार हुई थी। आपने याद रखना है। तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो थी वो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी जो था वो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। और दूसरी जो लड़ाई हुई थी तराइन की उसमें 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था तराइन की दूसरी लड़ाई। उसके बाद बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये आपने याद रखना है। की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। तो गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ये आपने याद रखना है। चंदावर का युद्ध जो था वो कब हुआ था? वो 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। उसी तरह 1206 ईस्वी में गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला गया। रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। ये आपने याद रखना है। 1206 में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत की ओर चला गया था। रास्ते में कुछ विद्रोहियों ने अचानक हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मिली आपको आगामी एचपीजेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्जाम जो आने वाले इसमें कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।